Zombie apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो? आगे सभी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन नंबर 2। इससे पहले एक सेशन हो चुका है, ठीक है। पहला हुआ था, इसका सबसे फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो हुआ था हमारा ओवरव्यू का, जो कि अपलोडेड है ऑलरेडी। एंड दूसरा हुआ था फर्स्ट सेकंड सेशन जो हुआ था। बेसिकली फर्स्ट सेशन जो था उसमें ओवरव्यू दिया था, एंड जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था एलएलपी। तो एक बार ब्रीफली हम उसको रिवीजन करते हैं कि हमने फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ा था। एंड थोड़ा सा फर्स्ट सेशन में जो था वो थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा कई कई जगह थोड़ा सा कट हो रहा था, ऑडियो ऑडियो प्रॉब्लम थी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। एंड आज थोड़ा सा पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ऑडियो में। तो आज वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड बाकी का जो है वो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमने उस दिन क्या स्टडी किया था। तो दोस्तों उस दिन हमने स्टडी किया था, अपना स्टार्ट किया था हमने एलएलपी एक्ट 2008। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 1। सेक्शन 1 आप सभी को पता है कि कोई भी एक्ट हो उसका सेक्शन 1 हमेशा बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। किसकी बात करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। तो जो हमारा एलएलपी है उसका शॉर्ट टाइटल है एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर? इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं समझने की, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। सेक्शन 1 क्या बताता है कि उसका नाम क्या है, प्रॉपर शॉर्ट टाइटल में उसका प्रॉपर नेम क्या है उस एक्ट का। एक्सटेंट, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया। पहले था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब होल ऑफ इंडिया, कोई एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है गाइस, होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सभी को पता है कि लॉ जो एक्ट्स बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस कि इसमें जो नोटिफाई हुआ था, कमेंसमेंट हुआ था, वो हुआ था 31 मार्च 2009 को। कब हुआ था? 31 मार्च 2009 को, ठीक है। बट उसमें से कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो कि बाद में लागू हुए, बन चुके थे, बट उनको कमेंसमेंट जो दिया गया था, कमेंस हुए थे, वो लागू हुए थे, वो बाद में हुए थे। और उसकी डेट थी 31 मई 2009, 31 में 2009 को वो कमेंस किए गए थे। और सेक्शन थे सेक्शन नंबर 55 से लेकर 58 तक, एंड शेड्यूल नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। गाइस क्लियर? ठीक है। एंड थर्ड जो था गाइस कि कुछ ऐसे एक्ट थे जो कि बनाए तो गए थे, बट उनको लागू नहीं किया गया, उनको नोटिफाई ही नहीं किया गया, ठीक है गाइस। मतलब बने एक्ट बनाए गए, बट उनको आज तक लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो गाइस सेक्शन कौन से थे? सेक्शन 51, सेक्शन 71, 722, 73, एंड सेक्शन नंबर 81 सबसेक्शन बी, एंड सेक्शन 81 सबसेक्शन सी। गाइस क्लियर? यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। ओके, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फिर आगे हमने पढ़े थे रूल्स, पढ़े थे कुछ कि आपको पता है कि रूल्स भी होते हैं कुछ। अगर हम पढ़ रहे हैं लॉ, पढ़ रहे हैं तो लॉ के साथ एक्ट के साथ रूल्स भी आपको पढ़ने होते हैं। रूल्स पढ़े थे हमने, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि रूल्स हमें इस एक्ट में बेसिकली हमें 2 रूल्स पढ़ने हैं, 2 रूल्स पढ़ने हैं। जो हमें 2 रूल्स पढ़ने हैं, तो मैंने बताया था आपको रूल, पहला जो रूल है वो 2009 रूल पढ़ना है, एंड 2012 रूल पढ़ना है। मैंने आपको कल एमसीए की वेबसाइट पे क्लियर कट दिखाया था कि कौन कौन से रूल्स पास आउट हुए हैं। क्लियर गाइस? ठीक है। अदरवाइज जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया, एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो में देख लें। मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको गाइस देख सकते हो। क्लियर? अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, उसका फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गाइस एलएलपी जो है, एलएलपी के कुछ रूल्स पास हुए, तो हमें जो रूल्स पढ़ने हैं वो एलएलपी रूल 2009 एंड एलएलपी रूल 2012 में पढ़ने हैं। बेसिकली जो रूल्स कमेंस हुए थे वो रूल्स कमेंस हुए थे 1 अप्रैल 2009 को। गाइस कब हुए थे? 1 अप्रैल 2009 को। क्लियर? उसके बाद गाइस में कुछ एक्सेप्शंस थे, मतलब कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको कि मतलब बाद में लागू किया, आफ्टर दैट 1 अप्रैल 2009 को लागू किया गया। तो वो रूल कौन कौन से थे? रूल नंबर 32, रूल नंबर 33 एंड 38, 39, 40। फिर से रिपीट करता हूँ, रूल नंबर 32, रूल नंबर 33, रूल नंबर 38, रूल नंबर 39, रूल नंबर 40। इनको
कमेंस किया गया था, इनको लागू किया गया था 22 मई 2009। कब लागू किया गया था? 22 मई 2009। ठीक है। उसके बाद सीधी सी बात है, अगर कोई एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में है तो नॉर्मल सी बात है कि वाइंड अप करेगी बोथ, मतलब एक दूसरे को वाइंड अप करेगी। ठीक है। और अगर वाइंड अप है पार्टनर से तो नॉर्मल सी बात है डिसोल्यूशन होगा ही होगा। तो जो डिसोल्यूशन और वाइंड अप के जो रूल्स हैं वो हमें कौन से उसमें मिलेंगे गाइस? वो किसमें बताया गया है? रूल जो उसका कमेंट जो उसका पास हुआ है, मतलब रूल तो इसी के अंदर है, रूल तो इसी के अंदर ही है, बट जो उसका कमेंसमेंट हुआ कि वाइंडिंग अप कर रही है, डिसोल्यूशन जो हो रहा है एलएलपी का, तो उसके जो रूल्स पास है वो हमें रूल्स पास किए गए गए गाइस 2012 में। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर था? क्लियर कट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें देखा था लाइबिलिटी एलएलपी का, हमने वो देखा था क्या कहते हैं, डेफिनेशन देखी थी कि एलएलपी की डेफिनेशन क्या कहती है। तो गाइस एलएलपी की डेफिनेशन कहती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी एलएलपी है अगर वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, अंडर दिस एक्ट, तो उसे हम एलएलपी कहेंगे। वही गाइस लिखा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एन। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एनी रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी एलएलपी या कोई भी पार्टनरशिप, सॉरी, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है या फॉर्म्ड होती है, तो हम उसे एलएलपी मानेंगे। क्या मानेंगे गाइस? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक ये एक डेफिनेशन है, तो इतना कुछ ज्यादा इसमें रट्टा मारने की समझने की बात नहीं। बिकॉज बेसिकली बात है, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है और वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की जाती है तो उसे हम एलएलपी कहेंगे, उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे, उसे हम एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। गाइस हमने बात कर ली एलएलपी की। अब एक होती है एलएलपी, अब एक होती है फॉरेन एलएलपी। गाइस जो बाहरी कंपनीज होती है, सपोज अपने कंपनीज देखिए तो हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनीज बोलते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से एलएलपी है तो वो फॉरेन एलएलपी भी हो सकती है। गाइस तो फॉरेन एलएलपी की जो डेफिनेशन दी हुई है, बोला है कि अगर कोई भी एलएलपी जो रजिस्टर्ड बाहर है, मतलब आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और वो वर्क इंडिया में कर रही है, ठीक है, तो और इंडिया में उसका कोई मतलब नेचर है, मतलब कोई भी उसका ब्रांच है, ठीक है, तो वो जो होगी ना वो फॉरेन एलएलपी कह जाएगी। मतलब कि वही एक बार डेफिनेशन रीड करते तो क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में? यहाँ दिया हुआ है कि फॉरेन एलएलपी मींस a LLP formed, incorporated or registered outside of India which establish a place of business within India। कहने का मतलब यही है गाइस कि कोई भी LLP, यानी कि LLP क्या होती है? फर्स्ट ऑफ LLP हमने देखा कि LLP क्या है? कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए, एलएलपी एक्ट के अंदर, तो उसे हम एलएलपी बोलेंगे। ठीक, क्लियर गाइस? उसके बाद अब फॉरेन एलएलपी क्या होता है? कोई भी एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड हो आउट ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड हो आउट ऑफ इंडिया, बट वो वर्क कर रही है, उसका एस्टेब्लिशमेंट जो हो, वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में वर्क कर रहा हो। ठीक है। तो गाइज वो क्या है? हमारी फॉरेन एलएलपी। क्लियर गाइज? ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। डायरेक्ट हमने सेक्शन 2 3 4 5 ना पढ़ के हम डायरेक्ट सेक्शन 6 पे आए थे गाइस। ठीक है। तो सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन एलएलपी। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलएलपी में कितने पार्टनर्स? मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायरमेंट्स, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्टनर होने ही होने चाहिए आपके पास। ठीक है। एंड फिर हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है, ये 1 नहीं है गाइस, ये 1 नहीं है, सेक्शन 2 सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 2 है, 1 नहीं है, 1 ऊपर है। ठीक है। इसमें क्या था? रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, कि अगर आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाते हैं तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो गवर्नमेंट टाइम देती है वो देती है कि विद इन 6 मंथ का टाइम देती है आपको। 6 मंथ के अंदर आपको अपने पार्टनर्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का जो वो है वो आपको फुलफिल करना होगा। क्लियर गाइस? ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्या होगा? फिर आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। वही लिखा हुआ है क्लियर गाइस यहाँ पे कि रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो अगर विद इन गवर्नमेंट एक्ट प्रोवाइड्स विद इन 6 मंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, क्लियर, एंड बियॉन्ड 6 मंथ ही विल बी पर्सनली लायबल। अगर वो 6 मंथ के अंदर फुलफिल कर देता है वो क्राइटेरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी जो लायबिलिटी वो उसको मिल जाएगी। ठीक है। अगर नहीं ऐसा करते हैं आप तो आपकी क्या होगी? पर्सनल, आप उसके लिए फिर पर्सनली लायबल हो गए। क्या हो गए? उसके लिए पर्सनली लायबल हो गए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कल देखा था डेसिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। बेसिकली डेसिग्नेटेड पार्टनर उसे हम कह सकते हैं, अगर आप कंपनी में देखते हो जो डायरेक्टर होता है, कंपनी में हम उसको डायरेक्टर प्रोनाउंशिएट करते हैं, एंड इन द एलएलपी हम उसे डेसिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायरेक्ट गाइस? डेसिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कंपनी में जो वर्क कंपनी में एक डायरेक्टर करता है वो यहाँ पे डेसिग्नेटेड पार्टनर करता है। इट मींस मतलब कहने का मतलब ये, समझने का मतलब ये है कि बस नाम चेंज है, ठीक है, वर्क पोस्ट एवरीथिंग विल बी सेम,
ओनली नेम चेंज है, वहां पे उसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डेसिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है गाइस, तो डेसिग्नेटेड पार्टनर क्या होने चाहिए, मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए आपके एलएलपी में, मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अगर एक भी कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए गाइस, और वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो हमारे 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर है, वन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, बिकॉज जो गाइस जो आप एलएलपी देख रहे हो, बहुत सारे एलएलपी जो फॉरेन एलएलपी, अगर वो फॉरेन एलएलपी इंडिया में वर्क कर रही है तो उसके भी 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उसमें एक्ट क्या बोलता है, ये लॉ क्या, एलएलपी क्या बोलती है, एलएलपी एक्ट क्या बोलता है कि जो देखो जो फॉरेन एलएलपी है, फॉरेन एलएलपी के लिए 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर उसके लिए भी चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों में से कम जो एक डेसिग्नेटेड पार्टनर है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर में से एक डेसिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और अगर इंडियन एलएलपी है तो गाइस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके, ऑलमोस्ट मेनली तो उसके तो फिर इंडिया के जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे डीपी, वो इंडियन रेसिडेंट हो ही जाएंगे। ठीक है गाइस, क्लियर। तो वही लिखा है रेसिडेंट एटलीस्ट वन शुड बी इन इंडिया। क्लियर गाइस, क्लियर कट। उसके बाद गाइस हमने बात किया कि जो हमारे डेसिग्नेटेड पार्टनर हैं वो कौन हो सकते हैं गाइस, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। क्लियर गाइस, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए गाइस दो हमारी एलएलपी में 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है गाइस, क्लियर। तो जो 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर हैं वो दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, बोथ आर इंडिविजुअल, बोथ आर कॉर्पोरेट बॉडी, एंड वन विल बी कॉर्पोरेट बॉडी एंड वन विल बी इंडिविजुअल। क्लियर गाइस, फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारे डेसिग्नेटेड पार्टनर है वो दो के दोनों जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, दो के दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, एग्रीमेंट। गाइस जब हम एलएलपी फॉर्म करते हैं तो हमें एक एग्रीमेंट करना ही होता है, एग्रीमेंट साइन करना होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है एग्रीमेंट, क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट डेसिग्नेटेड पार्टनर शुड बी मेंशन्ड। आप जिस टाइम एग्रीमेंट करते हो उस टाइम आप मेंशन करना चाहिए आपको। ठीक है, आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर आप करते हो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वैसे बेसिकली पर्सनल एडवाइस मेरी है कि जब भी आप एलएलपी फॉर्म करो, अगर इनकेस आप इन फ्यूचर आप सीए सीएमए कुछ भी बन जाते हो, तो जब भी आप क्या कहते हैं बाहर जाओगे इन योर प्रैक्टिस लाइफ, ठीक है, या आपको एलएलपी फॉर्म करवाओगे तो उसमें आप गाइस ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो भी क्लाइंट हो उसको आप मतलब उसको ये बोलो कि आप सर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप अपना डेसिग्नेटेड पार्टनर क्लियर कर दो कि कौन डेसिग्नेटेड पार्टनर है, उसको मेंशन कर दो। क्लियर गाइस, वो आपका एग्रीमेंट में होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इफ नॉट ऑल पार्टनर्स आर डेसिग्नेटेड पार्टनर, अगर आप एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नहीं आप डेसिग्नेटेड पार्टनर मेंशन करते हो तो उस केस में गाइस जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर कट, ओके। सो गाइस यहाँ तक हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, सेशन में। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा एंड रिवीजन में। एंड जिनको क्लियर नहीं हुआ और इसको ब्रीफली जानना है, ब्रीफली जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो ब्रीफली जानना है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप जाके देखो, उसमें आपको वो प्रॉपर समझाया गया है। एंड बाकी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप यू कैन सी। ओके, सो हम आज के लेसन में आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिलिंग रिक्वायरमेंट्स की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर हम डेसिग्नेटेड पार्टनर अगर हम बढ़ते उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या फुलफिल करना होगा। तो उसके लिए हमारा बात करता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। कौन बात करता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। तो गाइस देखिए इसमें क्या है, इसकी पहली चीज तो जैसे कि हमने इससे प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो डीपी यानी डेसिग्नेटेड पार्टनर है, गाइस मैं डेसिग्नेटेड पार्टनर को बार बार डीपी बोलूंगा बिकॉज लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं अगर कहीं डीपी बोलूं तो उसका मतलब जो होगा वहां पे डेसिग्नेटेड पार्टनर होगा। क्लियर गाइस, तो प्लीज ध्यान रखना कि डीपी का मतलब डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर। देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारा डेसिग्नेटेड पार्टनर है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर भी हो सकता है, या एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो अगर अब उसे हम सपोज अगर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम करते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट हम अगर उसे मेंशन कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर कट। बट जब भी हम डेसिग्नेटेड पार्टनर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट करते हैं तब भी, या आफ्टर द एग्रीमेंट करते हैं, एनी टाइम जब भी हम करते हैं, तो गाइस हमारा जो एक्ट है वो क्या कहता है कि आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। गाइस अगर आप एक बैंक में जाते हो, अगर आप एक रुपए भी जमा करते हो, आप डिपॉजिट करते हो, आप एक फिर एक रिसिप्ट भरनी होती है। अगर आप 1 रुपए निकालते हो तो उसके लिए एक रिसिप्ट भरनी होती है। लाइक वो एक तरह से एक फॉर्म है, एक फॉर्म का क्राइटेरिया, आपको हर चीज के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना होगा, आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स के लिए भी आपको फॉर्म भरना होगा, एग्जाम्पशंस होंगे आपके,
एग्जाम्पशन के लिए फॉर्म भरना हो, तो उसी तरह से गाइस अगर आप डेसिग्नेटेड पार्टनर असाइन करते हो या डेसिग्नेटेड पार्टनर बनाते हो एलएलपी का, तो उसके लिए भी एक्ट क्या बोलता है कि आपको उसके लिए कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। क्लियर गाइस? तो वही देखते हैं यहाँ पे कि हमें कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं दिया हुआ फिलिंग रिक्वायरमेंट सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। तो क्या कहता है सेक्शन 7 सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट एन इंडिविजुअल सेल गिव्स हिज कंसेंट टू बिकम अ डेसिग्नेटेड पार्टनर। अगर कोई इंडिविजुअल बोलता है कि मैं डेसिग्नेटेड पार्टनर हूँ, तो उसे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? फॉर्म नंबर 9। गाइस देखो ये आपको बस प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, आप इसको नॉलेज रख लो कि हाँ याद रखो कि नहीं हाँ ये फॉर्म, बाकी फॉर्म वगैरह इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। वो आप जब इन प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, प्रैक्टिस लाइफ में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि आपको जब भी फिलअप करना होगा एमसी की वेबसाइट पे जाके, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, एमसी की वेबसाइट पे जाओगे आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद करने की हाँ, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए फिलअप किया जाता है। ये ना हो कि क्लाइंट आपके सामने बैठा रहे और आप क्या कहते हैं पहले बोलो कि सर 2 मिनट रुकिए मैं रीड कर लेता हूँ कौन सा फॉर्म। ये नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्म पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में क्या फिलअप करना है। बाकी फॉर्म नंबर तो आपको वहां रीड करके पता चल जाएगा एमसीक्यू वेबसाइट पे कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए। ठीक है, बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस फॉर्म में क्या भरा जाएगा, फिलअप किया जाएगा। क्लियर गाइस? तो क्या बोलता है कि एन इंडिविजुअल सेल गिव्स हिज कंसेंट टू बिकम अ डेसिग्नेटेड पार्टनर। अगर कोई इंडिविजुअल अपना कंसेंट देता है कि वो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, तो उसे फॉर्म नंबर 9 फिलअप करना है। कौन सा गाइस? फॉर्म नंबर 9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The particular or an individual who has given his consent to act as designated partner। अगर कोई पर्टिकुलर या कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो बोलता है कि हम डेसिग्नेटेड पार्टनर है या उनको हम डेसिग्नेटेड पार्टनर बनाते हैं गाइस, और वो ऐसा एक्ट करते हैं कि वो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, तो उनको कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा गाइस? उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 4। क्या बोलता है? द पर्टिकुलर और एन इंडिविजुअल हु हैज गिवन his consent to act as designated partner shall be titled in form number 4। उसको फॉर्म नंबर 4 फिलअप करना पड़ेगा। अगर वो फॉर्म नंबर 4 नहीं फिलअप करता है तो उसे हम डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं मानेंगे उसके, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि बोल देते हैं कि हाँ सर हम इसको हाँ बोल देते हैं कि हम इसको डेसिग्नेटेड पार्टनर। गाइस कोई लोकल वो नहीं है, कोई आपका ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको अगर कोई भी चीज देनी है तो आपको प्रॉपर वे में करना है। अगर आप डेसिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हो तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको रजिस्ट्रार आरओएफ के पास देना पड़ेगा, आरओसी के पास देना पड़ेगा, वो उसको एंट्री करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। आफ्टर दैट वेरीफाई तब जाकर वो कहीं क्लियर होगा। ठीक है, तब जाकर डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो क्या बोलता है? द इंडिविजुअल हु हैज गिवन कंसेंट टू एक्ट और एज अ डेसिग्नेटेड पार्टनर शैल फाइल कंसेंट फ्रॉम फॉर्म नंबर 12 along with fees। कोई इंडिविजुअल है गाइस, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो कंसेंट देता है एज अ पार्टनर। सपोज और क्या कहते हैं, मान लो सपोज एक कोई पार्टनर है। कई बार क्या होता है ना, कोई देखिएगा इसको पहले से तो कोई क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई जो हम पार्टनर एलएलपी बना रहे हैं उसमें कोई ये फिक्स नहीं है। ठीक है, सपोज मान लो 5 पार्टनर्स हो, 6 पार्टनर्स हो, 10 पार्टनर्स के साथ बना रहे हो। सपोज हमें 3 पार्टनर्स हो, ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स। आपने 3 पार्टनर्स के साथ अपने एलएलपी फॉर्म की। ठीक है, अब एलएलपी क्या कहता है कि आपने फॉर्म तो कर दिया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब गाइस वो क्या कहता है कि अब डेसिग्नेटेड पार्टनर लेके आओ। गाइस तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डेसिग्नेटेड पार्टनर बाहर से ही लाने हैं। ठीक है गाइस, आप जो पार्टनर्स है अगर उसी में से कोई डेसिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है या किसी को बनाना चाहते हो तो बना सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेसिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। क्लियर? तो डेसिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो। अदरवाइज अगर कोई पार्टनर नहीं बनना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको क्या कहते हैं, बाहर से कोई डेसिग्नेटेड पार्टनर आता है उसको बाहर से डेसिग्नेटेड पार्टनर असाइन कर सकते हो और उसको बना सकते हो। बट डेसिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए डेसिग्नेटेड पार्टनर। अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं होता है तो जितने ही पार्टनर्स होते हैं उन सभी को डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाता है, और जो भी डेसिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है, वो सभी को उनको करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। उनको जो क्लाइंट्स होंगे, जो उनके कस्टमर्स होंगे, जो पब्लिक होगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और जो भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वो उनको फेस करनी पड़ेंगी। और अगर वो डेसिग्नेटेड पार्टनर रखते हैं, असाइन होता है, तो जो डेसिग्नेटेड पार्टनर को अपना अपना अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखेगा। क्लियर कट गाइस? तो क्या बोलता है? द इंडिविजुअल हु हैज गिवन द कंसेंट टू एक्ट एज अ पार्टनर और सेल अ डेसिग्नेटेड पार्टनर। कोई इंडिविजुअल है जो एज अ कंसेंट एज अ पार्टनर, एक्ट एज अ पार्टनर, वो पार्टनर भी है, ठीक है, और डेसिग्नेटेड पार्टनर भी है। ठीक है, वो पार्टनर भी है और डेसिग्नेटेड पार्टनर भी है।
तो उसे क्या करना पड़ेगा गाइज, उसे फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 12 फिलअप विद अलॉन्ग विद द फीस। गाइज ये जितने भी फॉर्म फिलअप, तीनों में अगर फॉर्म फिलअप करना है तो गाइज जरूरी ये नहीं कि सब सिर्फ इसमें दिया है अलॉन्ग विद फीस तो सिर्फ इसी में फीस लगेगी ऊपर वालों। गाइज नहीं नहीं नहीं, फीस तीनों में जो रहेगी, और फीस क्या होगी, प्रेस्क्राइब्ड। क्या होगी, फीस प्रेस्क्राइब्ड, जो भी फीस होगी उसको फिल कर, क्योंकि यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, कर्नाटका का अलग है, बैंगलोर का, मतलब सब हर स्टेट का अलग अलग है गाइस, हर स्टेट का, यूपी अलग है, मध्य प्रदेश, मतलब हर स्टेट का अलग अलग जो भी होगा बाई द स्टेट गवर्नमेंट वो प्रेस्क्राइब्ड होगा। क्लियर गाइस? तो क्या फिर से एक बार रिपीट, फिर से पढ़ते हैं कि एन इंडिविजुअल, सपोज कोई एक एलएलपी है, उसमें डेसिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और बाहर से कोई मतलब पार्टनर ना होके कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है, सेकंड मतलब बाहर से कोई बंदा आ रहा है, उसको आप डेसिग्नेटेड पार्टनर असाइन करते हो, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 9 फिलअप करना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट बॉडी है और इंडिविजुअल दोनों ही अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए आपको फॉर्म गाइस फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 4 फिलअप करना पड़ेगा। गाइस क्या कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 4, ठीक है। और अगर कोई आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया और उसमें वो पार्टनर है और वही पार्टनर आपका डेसिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहो, अगर आप उसको बनाना चाहते हो या खुद बनना चाहते हो तो उसको फॉर्म नंबर 12 भरना पड़ेगा गाइस, फॉर्म नंबर 12 फिलअप करना पड़ेगा। क्लियर कट? और आपके जितने फॉर्म्स है तीनों फॉर्म्स को आप अलोंग विद द फीस आपको भरना पड़ेगा, विद फीस। फीस क्या होगी, प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर? आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। ओके, सो अगर इसको कोई नोट डाउन करना चाहे तो मैं रिमूव करता हूँ, नोट डाउन कर सकता है, अदरवाइज यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट आफ्टर द लेक्चर। ओके, सो 2 मिनट्स के लिए हम होल्ड करेंगे, अगर कोई लेना चाहे, इसको लिखना चाहे तो यू कैन राइट इट, राइट डाउन। तब तक मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा। ओके, आई होप सो कि आप लोगों ने या तो स्टॉप करके लिख लिया होगा, ओके, या अदरवाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बाद में आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़े अपने सेशन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा ना गाइस? ओके, एंड अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू कैन आस्क query your queries on the comment box or DM me on Instagram। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब आता है थोड़ा सा मजेदार कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डेसिग्नेटेड पार्टनर। भाई क्या है कि क्या सब कोई डेसिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? नहीं। लाइक जैसे आप पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना गाइस। लाइक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी क्राइटेरिया बनाया ना कि मेजर मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर आप मेजर हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हो, बट अगर आप माइनर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से डेसिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है? तो डेसिग्नेटेड पार्टनर तो ऑलमोस्ट सभी बन सकते हैं, ठीक है, आप जिसको बनाना चाहो बन सकते हो, बट कौन डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है, कौन डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है, हमको तो वो जानना नहीं कौन डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। अदरवाइज तो हमको पता ही कि भाई डेसिग्नेटेड पार्टनर तो हम चाहे पार्टनर को बना लें, इंडिविजुअल बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, हमारा जो कंपनी के हमारा जो एलएलपी के अंदर है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, और हमारे जो दो बॉडी जो हमें 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर चाहिए तो उसमें हमारे सर दो डेसिग्नेटेड पार्टनर है, वो हमारे दोनों बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, और उन दोनों में से जो दोनों हमारे दो जो डीपी बनेंगे यानी डेसिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, उनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना ही चाहिए, वन विल बी रेजिडेंट इन इंडिया, वन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्क्वालीफाइड, मतलब डिस्क्वालीफाइड वही मैंने आपको क्लियर किया कि डिस्क्वालीफाइड जो कि डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है गाइस, जो कि डेसिग्नेटेड पार्टनर के क्राइटेरिया में नहीं आता है, डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं आता है। इसको डिफाइन कौन करता है गाइस? इसको डिफाइन करता है कौन? बताइए बताइए बताइए। इसको डिफाइन करता है रूल नंबर 30। कौन करता है? रूल नंबर 30। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हमें इसमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं एंड कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर कर दे रहा होगा, जैसे ये हमारा डिस्क्वालीफाइड बिकम टू बिकम डेसिग्नेटेड पार्टनर मैं बता रहा हूँ रूल नंबर 30, एंड जो नीचे वाला आप देख रहे हो अभी इसको पढ़ने वाले हैं, तो नीचे में देख रहे हो सेक्शन दिया हुआ, सेक्शन बताएगा। तो इसी तरह जो गाइस ये हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमें बताया गया है कि कौन कौन डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है, वो हमें रूल में बताया गया, और रूल है रूल नंबर 30। कौन सा? रूल नंबर 30। क्लियर गाइस? तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट अपना ये। ओके, सो क्या कहता है सबसे पहले, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या कहता है कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड 5 years नॉट elapsed।
कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ लिया कुछ समझ नहीं आया, अब बताते हैं इसका मतलब। एडजस्ट इंस्टॉलमेंट एंड 5 years नॉट इलैप्स, मतलब कि उसको इंस्टॉलमेंट में उसको घोषित कर दिया गया, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कोर्ट, ठीक है, उसको इंस्टॉलमेंट बोल दिया गया, एडजस्ट किया गया है, ठीक है, एंड उसको 5 साल नहीं बीते हैं अभी, ठीक है, 5 साल नहीं बीते, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया और उसको 5 साल अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, लैप्स मतलब 5 years ओल्ड, 5 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो मतलब एडजस्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है वो, और उसको 5 साल नहीं बीते हैं, तो गाइज वो डिस्क्वालिफाइड है बाय द लॉ, अगर देखा जाए तो, बिकॉज हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड है, वो डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता अगर वो इंसॉल्वेंट है। क्लियर गाइज, अगर वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अगर उसको इंसॉल्वेंसी आ गई, इंसॉल्वेंट पर्सन है, चाहे वो इंसॉल्वेंट है, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, बेसिकली दो ही होते हैं ना, आपको पता नहीं, दो ही बन सकता है, तो इंडिविजुअल है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है वो इंसॉल्वेंट हो चुकी तो वो भी नहीं बन सकते, और उसको 5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद फिर कंडीशन है कि कब बन सकता है, अगर 5 साल नहीं बीत तो वो नहीं बन सकता, और अगर वो इंडिविजुअल है तो गाइज वो भी नहीं बन सकता। क्लियर कट। तो ये बोल रहा है कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड 5 years नॉट इलैप्स, ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पॉइंट बात करता है, तो पहला पॉइंट क्लियर, एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड 5 years नॉट इलैप्स, मतलब कि वो इंसॉल्वेंट है और 5 साल नहीं हुए हैं, और उसको, तो हम उसको डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं मानेंगे, वो मतलब डेसिग्नेटेड पार्टनर बन ही नहीं सकता, क्वालिफाइड ही नहीं है डेसिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए, क्लियर लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफाइड है, वो डिस्क्वालिफाइड मतलब वो नहीं बन सकता है, वो क्वालिफाई ही नहीं करता, एलिजिबल ही नहीं है। उसी तरह जैसे गाइस आप मान लो सीए करना चाहते हो, सीएमए करना चाहते हो, उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया कि आप मिनिमम आप 12th पास आउट के बाद ही कर सकते हो ना, आप चाहो कि अगर कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, वो 10th के बाद करना क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसी तरह से इसके भी क्राइटेरिया है कि अगर कोई पर्सन है, कोई भी, अब वो पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूँ कि जो हमारा डेसिग्नेटेड पार्टनर है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, तो जो हमारे दोनों डेसिग्नेटेड पार्टनर, जो हमारा डेसिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है, अगर वो इंसॉल्वेंट है तो वो नहीं बन सकता है डेसिग्नेटेड पार्टनर, वो नहीं बन सकता है, कितना भी उसके पास नॉलेज हो, कितना भी कुछ हो, बट वो डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है गाइस। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेशन फॉर लेस देन 6 month फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिपिट्यूड, ठीक है गाइस, क्या कहता है, अगर तुमको 6 महीने की जेल हुई है, ठीक है, मोरल ट्रिपिट्यूड में, तो भी आप नहीं बन सकते हो। अगर आपको 6 month का, आपको इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6, अगर 6 महीने से कम की हुई है, लेस देन 6 month फॉर ऑफेंस, तो भी आप नहीं बन सकते हो गाइस। इम्प्रिजन फॉर लेस देन 6 month फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिपिट्यूड, ठीक है, टर्पिट्यूड, तो भी आप क्वालिफाइड नहीं हो डीपी के लिए, यानी कि डेसिग्नेटेड पार्टनर के लिए। क्लियर गाइस, सेकंड पॉइंट भी तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर, मतलब कि वही है ना कि अगर आप एजडस्ड हो तो भी नहीं बन सकते हो, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे आपकी इंडिविजुअल पर्सन। इम्प्रिजन है तो बेसिकली इम्प्रिजन तो बॉडी कॉर्पोरेट को तो मतलब एक तरह से बंद करने का हो सकता है, डिसोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर इंसॉल्वेंट घोषित कर, मतलब बोल सकते हैं उसे, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में कैसे डालेंगे, आई डोंट नो कि बॉडी कॉर्पोरेट कैसे जेल में डालेंगे, बट हाँ, अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको तो हम कर सकते हैं ना। तो अगर वो ऑफेंस में पाया जाता है मॉरल टर्पिट्यूड में, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है, वो भी डीपी नहीं बन सकता, वो डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है। क्लियर गाइस? ओके, थर्ड पॉइंट करके बढ़ते हैं। अगर 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 क्रेडिटर पेमेंट सस्पेंडेड और 5 years नॉट इलैप्स्ड, अगर आपने क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड किया है और 5 साल नहीं हुए, इलैप्स्ड हो गए, तो उस कंडीशन में भी आप डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो, आप डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो गाइस। फिर वो चाहे आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर आप इंडिविजुअल पर्सन हो। क्लियर कट, क्रेडिट क्लियर किया, अगर आप जो आपका क्रेडिटर है उसका पैसा आप नहीं दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है, मना कर दिया है देने से, सस्पेंड कर दिया, और 5 years नहीं हुए, तो गाइस 5 year नॉट इलैप्स, 5 year नहीं हुए हैं गाइस, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो बाय द लॉ। फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, कि बॉडी कॉर्पोरेट भी तो लेते हैं ना लोन वगैरह, बैंक से हो गया, फाइनेंस हो गया, या फिर किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से, और अगर उसको सस्पेंड कर देते, से मना कर देते कि नहीं हम नहीं दे पाए, हम नहीं देंगे, या नहीं दे पाए, सस्पेंड हो गया, नहीं दे पाया, मना कर दिया या नहीं दे पाया, और वो 5 साल उसको बीते नहीं है, तो उस केस में भी आप डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो, फिर वो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो। ठीक है गाइस, तो क्या बोलता है थर्ड पॉइंट हमारा, क्रेडिटर पेमेंट सस्पेंडेड और 5 years नॉट इलैप्स, मतलब वही क्लियर कट मैंने जो आपको बताया कि क्रेडिटर की पेमेंट आपने नहीं दी हो या फिर उसको आप सस्पेंड कर चुके हो और 5 साल ना बीते हो, तो भी आप डीपी यानी कि डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। क्लियर गाइस? ओके,
सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, कोर्ट हैव इम्पोज्ड ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेक्शन 30। अब ये गाइस 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 ये क्या बोलता है, कोर्ट हैव इम्पोज्ड ऑफेंस इन्वॉल्विंग, जहां तो समझा कि कोर्ट ने इम्पोज किया ऑफेंस में इन्वॉल्विंग सेक्शन 30। अब अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई आपका बॉडी कॉर्पोरेट इन्वॉल्व पाया जाता है, ऑफेंस में पाया जाता है, वो भी इन्वॉल्विंग ऑफेंस में, इम्पोज इन्वॉल्विंग, क्लियर गाइस, ये कहता है कोर्ट, कोर्ट हैव इम्पोज मतलब कोर्ट पाता है, ऑफेंस करता है इन्वॉल्विंग। अब सेक्शन 30 में, अगर सेक्शन 30 पर, तो गाइस पहले तो हमें ये जानना है कि सेक्शन 30 है क्या, सेक्शन 30 है क्या। पहले तो भाई हमें ये तो पता है कि कोर्ट ने इम्पोज कर दिया है ऑफेंस के लिए, उसमें मना कर दिया है हमें कि अगर अगर सेक्शन 30 के अंदर पाया जाता है कोई इन्वॉल्व, तो हम उसको डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं मानेंगे। बट ये सेक्शन 30 है क्या, सेक्शन 30 में दिया क्या है, तो हमें सेक्शन 30 में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ गाइस, इसके बैर एक्ट में। इसके बैर एक्ट ओपन करते हैं या फिर हम ओपन कर लेते हैं इसका, जस्ट अ सेकंड, हम इसका ओपन करते हैं गाइस, एक सेकंड, बैर एक्ट ओपन करते हैं एंड बैर एक्ट में देखते हैं चल के ये क्या दिया हुआ है। ओके सो जस्ट अ सेकंड, हम चलते हैं बैर एक्ट, एक सेकंड, इसका हम बैर एक्ट ओपन नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, आपका मॉड्यूल ओपन करते हैं, मॉड्यूल में देखते हैं सेक्शन 30 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ओके लेट्स सी द सेक्शन 30। ओके ओके ओके, दो फाइल ओपन होंगी, सॉरी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, एलएलपी, क्लियर गाइस। अब यहाँ पे लेट्स सी द सेक्शन 30, वेयर इज सेक्शन 30, वेयर इज फॉर एन एलएलपी, 34 rule 34 guys, rule 34 for LLP. Okay, let's see rule number, section 60, where is section 30? Okay, rule number, okay guys, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, हम एक काम करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं अपना बैरेक्ट। ठीक है, तो बैरेक्ट में पता चल जाएगा कि हमें वहाँ पे क्या दिया, बिकॉज यहाँ पे आपकी बुक्स मॉड्यूल में ढूंढना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम एक काम करते हैं, ओपन करते हैं mcab.gov.in, हम अपना ओपन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड जाते हैं एलएलपी एक्ट, ओपन करते हैं इसका हम बैरेक्ट। ओके एंड बैरेक्ट में हम देखते हैं कि सेक्शन 30 क्या दिया हुआ है गाइस। ओके सो वी वांट 6 7, ओके जस्ट वेट, 25 25 29 30। ओके इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, देन क्लियर दिखेगा क्या बोलता है सेक्शन 30। इन द इवेंट ऑफ एन act carried out by limited liability partnership or any of its partners with intent to be defraud creditor of the limited liability partnership or any other person for any fraudulent purpose, the liability of the limited liability partnership and partners who act with intent to defraud creditor for or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts of the liability of the limited liability partnership। क्लियर गाइस, वैसे बहुत लंबा एक्ट है गाइस ये, अभी आप लाइक पढ़ने जाओगे, मतलब एक सेक्शन इसमें दिया हुआ है सेक्शन 30 में, एक सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 3, हाँ 3 तक है। okay, provide that in case of such act is carried out but carried out by a partner, the limited liability partnership is liable to the same। मतलब वही मैं आपको इसका मैं क्लियर कट गाइस बताता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है गाइस। ठीक है, क्या कहता है कि अगर आप जो एलएलपी फॉर्म कर रहे हो, क्लियर है, अगर आप एलएलपी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एलएलपी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और तुमने एलएलपी फॉर्म किया किस पर्पज से, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, बेसिकली तो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता ही है, बट उसमें क्या है ना कि तुमने पब्लिक से पैसा ले लिया या फिर कहीं से लोन ले लिया है, क्रेडिटर से लोन ले लिया, और तुम फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए खोल रहे हो कि पैसा लिया, बोला था कि हम हाँ हाँ ये काम करेंगे ये काम करेंगे इतना हम आपको, बट पैसा आते ही आप लोग कंपनी बंद करके भाग गए, कंपनी बंद करे। तो उस केस में अगर ऐसा कोई डेसिग्नेटेड, ऐसा कोई पर्सन है जो कि ऐसा पहले कर चुका है एक भी बार, तो और उसके पास पाया जाता है, अगर ऐसा उस पर नाम पता चलता है, तो उसको भी हम डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं मानेंगे, और अगर ऐसा पाया जाता है और ऐसा होता भी है तो पर्सनल लाइबल होगा। ठीक है गाइस, तो क्लियर यहाँ तक सभी को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने पढ़ा क्या, डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डेसिग्नेटेड पार्टनर रूल नंबर 30, इसमें हमने पढ़ा एज जज इंस्टॉलमेंट एंड 5 years नॉट elapsed। ठीक है पहला, दूसरा पढ़ा imprisoned for less than 6 months for offense involving moral turpitude।
एंड फोर्थ थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा क्रेडिटर पेमेंट सस्पेंडेड फॉर 5 years नॉट elapsed एंड फोर्थ पॉइंट पढ़ा कोर्ट हैव इम्पोज्ड ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेक्शन 30। सेक्शन 30 हमने देखा क्या बोलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर गाइस, गाइस सपोज आपने दो आपके पास थे, ठीक है, दो आपके पास थे, दो डेसिग्नेटेड पार्टनर थे, बट क्या हुआ, एक डेसिग्नेटेड पार्टनर रिटायर हो गया, उसने रिजाइन कर दिया, रिटायरमेंट हो गया उसका, या इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर उसकी डेथ होगी, मर गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो गया, मतलब एक दो डेसिग्नेटेड पार्टनर में से डेसिग्नेटेड पार्टनर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि वैकेंसी आ गई उसके अंदर। मतलब अगर सीधी सी बात है, अगर एक डेसिग्नेटेड पार्टनर चला जाएगा तो जो डेसिग्नेटेड पार्टनर की पोस्ट रहेगी, जगह रहेगी, वो तो खाली हो जाएगी, मतलब वैकेंसी आ गई। तो क्या बोलता है, वैकेंसी अगर आ गई तो इन डेसिग्नेटेड पार्टनर में, तो उस केस में क्या होगा, तो क्या बोलता है कि वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर, ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 9। अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी आ गई तो क्या करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा पार्टनर्स के लिए, अगर हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जैसे में दिया हुआ था कि वो 6 मंथ का टाइम दिया हुआ है, 6 मंथ में आपको फुलफिल करना है, तो उसी तरह से गाइस यहाँ भी एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, टाइम लिमिट दी हुई है कि आपको कितने दिनों में आपको अपना जो दूसरा डेसिग्नेटेड पार्टनर है उसकी जो वैकेंसी है उसको कितने दिनों में फुलफिल करनी है, और अगर नहीं फुलफिल करते हो तो क्या होगा गाइस, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलती है, क्या बोलता है एक्ट की, वैकेंसी नीड टू बी फिल्ड विद इन 30 days। आपको जो डेस्टिनेटेड पार्टनर है उसकी जो वैकेंसी विद इन 30 days में आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कितने दिन में गाइस, विद इन 30 days, आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो वैकेंसी है डेसिग्नेटेड पार्टनर की वो फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो गाइस जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं सभी को डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सभी को डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। क्या बोलता है कि इन द केस ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर, अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी होती है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9, ठीक है, जो भी आपकी वैकेंसी है उस डेसिग्नेटेड पार्टनर की, उसको आपको 30 डेज के अंदर आपको फुलफिल करना है। 30 डेज में गाइस, 30 डेज, 30 दिनों के अंदर आपको डेसिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी को फुलफिल करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर आप कोई भी एलएलपी अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सभी को डेसिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। तो रीड करते हो क्या दिया हुआ है कि वैकेंसी वैकेंसी इन द ऑफेंस ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर 9, टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, वैकेंसी नीड टू बी फिल्ड 30 डेज, मतलब आपकी जो वैकेंसी हो 30 डेज में फुलफिल हो जानी चाहिए। क्लियर। अगर नहीं करते हो तो इफ नॉट, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऑल पार्टनर्स आर डीम्ड टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर। डीम्ड मतलब आपने पढ़ा होगा, डीम्ड मतलब माना जाएगा, ठीक है, डीम्ड मतलब माना जाएगा। ऑल पार्टनर्स आर डीम्ड टू बी डेसिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर गाइस, क्लियर क्लियर क्लियर। एक बार फिर से तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एक बार देखते हैं ना, रिवीजन करना जरूरी है। तो एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा आज, आज हमने क्या पढ़ा। क्लियर, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था डेस्टिनेट वार्डन कैलकुलेशन में। आज हमने पढ़ा कि जो हमें फिलिंग रिक्वायरमेंट्स है, किसे क्या फिलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या करनी है। अगर इंडिविजुअल है तो उसको कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 9। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको फॉर्म नंबर 4। अगर कोई पार्टनर है और वो डेसिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है तो उसको कौन सा फॉर्म नंबर फिलअप करना है, फॉर्म नंबर 12। कौन सा, फॉर्म नंबर 12। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो है इंडिविजुअल्स हैं या बॉडी कॉर्पोरेट कौन से हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड है, कि वो डिस्क्वालीफाई है, कि वो डेसिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। पहला इंसॉल्वेंट है, दूसरा इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ, ठीक है, तीसरा क्रेडिटर पेमेंट सस्पेंड किया है, थर्ड कोर्ट हैव इम्पोज्ड ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेक्शन 30। सेक्शन 30 आपको पता चल गया कि फ्रॉडुलेंट या डिफ्रॉड, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल फ्रॉडुलेंट के लिए केस में, अगर आप फ्रॉड इन केस ऑफ फ्रॉड पाए जाते हो तो आप नहीं बन सकते हो। क्लियर। एंड लास्ट में हमने पढ़ा कि वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डेसिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी आ जाती है तो उस केस में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आपको जो वैकेंसी है डेसिग्नेटेड पार्टनर की वो 30 डेज के अंदर आपको फुलफिल करनी है। क्लियर गाइस। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर एलएलपी ऐसा नहीं करती है तो जितने भी पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स को हम, यानी कि जो एक्ट है वो सभी पार्टनर्स को डेसिग्नेटेड पार्टनर मानेगा। ठीक है गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। क्लियर। एंड आगे की हम उसमें स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। आज तीन ही टॉपिक्स पढ़े, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी जो था मतलब बेसिक बेसिक चल रहा था, अच्छा था, क्योंकि अगर मैं अभी एक टॉपिक और इंक्रीज में है, एक टॉपिक अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको तो
जो लेक्चर वो थोड़ा सा सेशन जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा सेशन रखना है। तो यहाँ तक क्लियर होगा अभी, आई होप सभी को, ठीक है। एंड जिनको नहीं है क्लियर गाइस, जिनको क्लियर नहीं है, वो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछें, इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पे आपको। अगर मैं आपकी क्वेरी आती है और अगर मैं फ्री होता हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तो मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि जो भी क्वेरी आपको वहाँ पे प्रॉपर मैं बात कर लूंगा, आप सबकी जो भी प्रॉब्लम होगी बता दूंगा, अदरवाइज मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो बस दैट्स इट। बाकी जो भी इसके सेशंस हैं, लेक्चर्स हैं, वो डे टू डे पर डे अपलोड हो, मतलब बेसिकली पर डे ही अपलोड होंगे, या फिर बीच में 1-2 दिन का गैप आ सकता है, अदरवाइज रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। तो अगर आपको रेगुलरली अपडेटेड चाहिए लेक्चर्स, पर डे आपको लेक्चर चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आपकी नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर ऑन कर प्रेस करके रखें, ताकि जो वीडियो अपलोडेड हो वो एट द सेम टाइम, आप जब भी अपलोड हो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को एक्सेस कर पाओ, देख पाओ एट दैट सेम टाइम, ऑन सेम टाइम, राइट। बाकी अदरवाइज तो बाद में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप जितना जल्दी चाहोगे देख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो कि जिनको जो मतलब सी एस सी एम एस सी एस कर रहे हैं और जिनको इसकी नीड है, बिकॉज वेरी हेल्पफुल है, ठीक है। तो इतना ही, थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।